one of the most important chapter of your political science book, chapter 1, challenges to nation building. So see, ये challenges to nation building है क्या? सबसे पहले तो समझना जरूरी है कि नेशन बिल्डिंग का मतलब क्या होता है। नेशन बिल्डिंग का मतलब होता है कि इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ उसके बाद उसने अपने जो एक फ्री इंडिया था उसको एक एज अ नेशन बिल्ड करने के लिए क्या क्या चैलेंजेस फेस किए। जैसे ही इंडिया का पार्टीशन हुआ तब दो कंट्रीज फॉर्म हुई थी, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो हमें यहाँ पे पढ़ना है कि नेशन बिल्डिंग के टाइम मतलब एक इंडिया कंट्री बनाने के टाइम पे हमारे कंट्री ने क्या क्या चैलेंजेस को फेस किया। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखो, हमारा जो कंट्री थी वो इंडिपेंडेंट कब हुई? 15 अगस्त 1947। ये तो हम सभी को पता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों की जो इंडिपेंडेंस थी वो हमें कब मिली? वो रात को 12 बजे मिली, मिडनाइट ऑन 14-15 अगस्त। सो आपको पता होगा पाकिस्तान का हमारा जो इंडिपेंडेंस डे होता है वो 14 को वो सेलिब्रेट करते हैं और हम लोग 15 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। हमें कब पता चला कि हम फ्री होने वाले हैं? जब जवाहरलाल नेहरू जो कि प्राइम मिनिस्टर थे, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे हमारे फ्री इंडिया के, उन्होंने एक हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसका एक स्पेशल सेशन को एड्रेस किया विद एट नाइट विद हिज फेमस स्पीच विच इज ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। उन्होंने एक स्पीच दी थी ट्रिस्ट विद डेस्टिनी और उसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कैसे इंडिया जो है वो एक नया नेशन, एक नई कंट्री बनके निकल के आने वाली है आफ्टर द पार्टीशन और आफ्टर द इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया। अब आगे हम लोग देखेंगे कि जैसे ही इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो उसके सामने बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करी और हम लोगों को ये भी पता है कि जो लोग थे वो सब लोगों ने डिसाइड करने में बहुत ज्यादा परेशानी हुई। जो हमारे बड़े बड़े लीडर्स थे उन लोगों ने बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करी। वो लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे कि कौन कौन सी चीजें हम लोगों को इंप्लीमेंट करनी चाहिए, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हम लोगों को लेने चाहिए, और इस वजह से उन लोगों के बीच में क्लैशेस भी बहुत सारी हुई। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सारे ही लीडर्स जो भी बड़े बड़े लीडर्स थे जैसे कि मिस्टर गांधी और हमारे अंबेडकर और हमारे जवाहरलाल नेहरू XYZ, सारे हमारे लीडर्स थे जिन्होंने क्या कहते हैं इंडिया को इंडिपेंडेंट करने में बहुत ज्यादा क्या कहते हैं अपना इनकरेज किया इंडिया को और क्या कहते हैं अपना योगदान दिया। तो इसके अंदर हमें पता चलेगा कि उन लोगों ने मोस्टली दो गोल्स के ऊपर तो सभी ने एग्री किया, चाहे वो किसी भी कल्चर को बिलोंग करते थे, किसी भी रिलीजन को बिलोंग करते थे, चाहे उनकी कितने भी उनके डिफरेंसेस थे उनकी आइडियोलॉजी में, लेकिन सभी लोगों ने एक दो चीजों को तो बोला ही बोला कि ये तो होनी ही चाहिए। जो कि क्या था? दे एग्रीड अपॉन that after independence India should be run through a democratic government, and the second was that the government will run for the good for all। अब इसका मतलब समझना भी बहुत जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो उन्होंने सब लोगों ने एग्री किया कि जैसे इंडिया इंडिपेंडेंट होता है तो विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्या कहते हैं अडॉप्ट करेगा? दैट इज डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि इंडिया डेमोक्रेसी को फॉलो करेगा। डेमोक्रेसी फॉलो करना मतलब जो पीपल है, जो कॉमन सिटीजन है, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करेंगे और जो हमारे इलेक्शंस है वो भी कैसे होने चाहिए? डेमोक्रेटिक फॉर्म में होने चाहिए। मतलब कोई किसी को भी आप रोक नहीं सकते आप कि वो आप वोट ना दो क्योंकि आप पर्टिकुलर इस रिलीजन को बिलोंग करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। सबके पास वोटिंग राइट होगा और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया जाएगा। और ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी ये किसके लिए काम करेगी? गुड फॉर ऑल। ये किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों के लिए, रिलीजन के लोगों के लिए या कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलने वाले, क्योंकि इंडिया बहुत डाइवर्स कंट्री थी तो वो ये नहीं चाहते थे कि जो गुड फॉर ऑल है, गुड फॉर है ये कि कुछ सेक्शंस के लिए हुई। वो चाहते थे कि जो हमारी गवर्नमेंट है ये सबके लिए अच्छा करे, चाहे वो कितना भी सोशली वीक हो, इकोनॉमिकली वीक हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दो सारे लीडर्स ने ये दो पॉइंट्स पे एग्री किया कि हमारी जो कंट्री होगी वो डेमोक्रेटिक होगी एंड द गवर्नमेंट विल रन फॉर गुड फॉर ऑल। और अब इंडिपेंडेंस के टाइम पे ये टाइम आ गया था कि इन दोनों गोल्स को क्या किया जाए? इम्प्लीमेंट किया जाए हमारे फ्री इंडिया में। ठीक है, समझ आया? अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि जब इंडिया फ्री हुआ, जैसे ही पार्टीशन के बाद फ्री हुआ तो क्या हुआ? 1947 में सबसे पहली चीज, जैसे ही पार्टीशन हुआ तो हमने देखा बहुत सारा वायलेंस, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान दो कंट्रीज फॉर्म हुई थी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो इन दोनों लोगों के रिलीजन के बीच में हम लोगों ने बहुत ज्यादा वायलेंस देखा, कम्युनल वायलेंस देखा। इंडिया पाकिस्तान दोनों ही जगहों पे बहुत ज्यादा वायलेंस होने लगा, लोग आपस में लड़ने लग गए। और दूसरा था ट्रॉमा ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब ये है कि लोगों को अपना घर छोड़ के कहीं जाना पड़ा, तो इस वजह से वो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए। आप सोचो अगर आज आपको कोई बोल दे कि आप जिस कंट्री में, जिस घर में आप रह रहे हो ये आपका नहीं है और आपको किसी और कंट्री को माइग्रेट करके जाना है, कितनी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेगी। आपको अपना लाइवलीहुड छोड़ना पड़ेगा, आपको अपना घर छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसी सिमिलर जो प्रॉब्लम थी वो उस टाइम पे भी लोगों ने फेस करी। और अब इंडिया की वो जर्नी स्टार्ट हो चुकी थी जब उनको अपने सारे ऑब्जेक्टिव्स को क्या करना था?
एकम्प्लिश करना था, अचीव करना था। और इतने टर्मोइल और इतने क्या कहते हैं परेशानी में भी जो हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के लीडर थे, उन लोगों ने बिल्कुल भी हार नहीं मानी और उन्होंने सोचा कि जो भी हमने सोचा है वो हम अचीव करके ही रहेंगे। इसी वजह से इंडिया इतने अच्छे तरीके से फ्री हुआ, वरना इंडिया का इंडिपेंडेंस मिलना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो जाता। अब जैसे ही इंडिया फ्री हुआ, उसने बहुत सारे चैलेंजेस फेस करे। उनमें से हमें 3 चैलेंजेस के बारे में पढ़ना है जो कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंजेस है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं द फर्स्ट चैलेंज। द फर्स्ट एंड द मोस्ट इमीडिएट चैलेंज वाज टू शेप अ नेशन दैट वाज यूनाइटेड येट अकोमोडेटिव टू द डाइवर्सिटी ऑफ द नेशन। आखिर इसका मतलब क्या है? जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो हमें पता है कि इंडिया के अंदर बहुत सारे अलग अलग रिलीजन के लोग थे, सिख, क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम, और बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे, अलग अलग कम्युनिटी को बिलोंग करते थे ऐसे लोग। तो इसका मतलब इंडिया तो बहुत डाइवर्स कंट्री थी। और इंडिया जो था, जो उसका फर्स्ट चैलेंज ये था कि इन सब लोगों को यूनाइट करके रखना। यूनाइट का मतलब कि कहीं और कोई कम्युनिटी ये ना बोलते कि मेरे को एक अलग नेशन फॉर्म करना है। सबसे पहला चैलेंज तो यही था कि वो क्या करें, इन सभी लोगों को यूनाइट करके रखे, जिससे कि ये सारे ही एक साथ मिलके फ्री इंडिया में रह सके। और इनको अकोमोडेट करना, अकोमोडेट का मतलब होता है कि जब अलग अलग रिलीजन के लोग जो है वो सारे अपने रिलीजन को इस तरीके से फॉलो करें कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन के साथ हम लोग क्या ना करें, उन लोगों की आप कह सकते हैं वैल्यूज को हर्ट ना करें और सब साथ मिलके खुशी खुशी रहें। तो फर्स्ट चैलेंज तो यही था कि टू फॉर्म अ नेशन विच वाज यूनाइटेड येट अकोमोडेटिव टू द डाइवर्सिटी ऑफ आवर कंट्री। सभी लोग मिलजुल के अच्छे से रहें। इंडिया जो था वो एक छोटा नेशन नहीं था, वो एक कॉन्टिनेंटल साइज का था, जहाँ पे बहुत सारी डाइवर्सिटी थी। अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते थे, अलग अलग कल्चर के लोग रहते थे, अलग अलग रिलीजन के लोग रहते थे। और उस टाइम पे ऐसा माना जाता था कि ऐसी कंट्री को फॉर्म करना जो कि इतनी ज्यादा डाइवर्स हो, उसको एक नेशन के रूप में रखना इज वेरी डिफिकल्ट। तो इंडिया का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज यही था कि अपनी डाइवर्सिटी को क्या करके रखना, एकोमोडेट करके, यूनाइट करके रखना, और एक ऐसा नेशन बनाना जो सब साथ में रहे। अब हमारा सेकंड चैलेंज क्या था? जो हमारा सेकंड चैलेंज था वो ये था डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करना। हमने पढ़ा कि जो एक ऑब्जेक्टिव या एक गोल था जिसपे सबने सारे ही लीडर्स ने एग्री किया, वो ये था डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करना। जो इंडिया था वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करना चाहता था इन द फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी? जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, जहां पर जो सारे सिटीजन है एक कंट्री के, वो सब क्या करते हैं, मिलके अपने फेमस या फिर क्या कहते हैं मोस्ट एलिजिबल रिप्रेजेंटेटिव या लीडर को इलेक्ट करते हैं टू रन द नेशन। तो इंडिया ने ये तो डिसाइड कर लिया था कि हम लोग डेमोक्रेसी फॉलो करेंगे, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाएंगे। लेकिन चैलेंज सिर्फ ये नहीं था। देखो, पेपर पे तो डेमोक्रेसी कभी भी आ सकती है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये था कि हम लोगों को ऐसे ऐसे मेजर्स अडॉप्ट करें जिसके अंदर डेमोक्रेसी का एक्चुअली में ऑन पेपर ना होके बल्कि इन रियल फॉलो किया जाए। इसका मतलब ये है कि ऐसा ना हो कि क्या कहते हैं सिर्फ एक ही पार्टी हो, लोगों के पास चॉइस ही ना हो। ठीक है। दूसरा चैलेंज ये हो सकता है कि जो भी हमारे इलेक्शन से रिलेटेड डिसीजन लिए जाएंगे वो सब डेमोक्रेटिक हो, सबको इलेक्शंस के अंदर पार्ट लेने का राइट हो। तो बहुत सारे छोटे छोटे मेजर्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है जिसको हम लोगों को इम्प्लीमेंट करना होता है, जिससे कि एक नेशन क्या बन जाए, डेमोक्रेटिक नेशन बन जाए। तो यही था एक बहुत इंपॉर्टेंट सेकंड चैलेंज जो कि हमारे इंडिया ने फेस किया था एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, कि इंडिया क्या हो, एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो, नॉट ओनली ऑन पेपर्स बट इन एक्चुअल when we by implementing all the policies and programs which ensure that India is a democratic country. थर्ड चैलेंज, हमारा थर्ड चैलेंज क्या था? टू एंश्योर दैट द डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ द एंटायर सोसाइटी एंड नॉट ओनली सम सेक्शन। इसका आखिर मतलब है क्या? हमको पता है कि जब इंडिया का पार्टीशन हुआ तो इंडिया के अंदर अलग अलग डाइवर्स लोग तो रहते ही रहते, लेकिन बहुत सारे ऐसी भी कम्युनिटीज थी, ऐसे भी सेक्शन थे जो कि बहुत ज्यादा वीक थे, नॉट ओनली सोशली बट इकोनॉमिकली एज वेल। जैसे कि आपको पता होगा दलित कम्युनिटी बहुत ज्यादा वीक थी उस टाइम पे, जिन लोगों को डिस्क्रिमिनेशन का फेस करना पड़ता था विद इन देयर ओन कम्युनिटी। इस वजह से ये एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल था जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ले डाउन किया था, वो था इक्वालिटी का। इसका मतलब ये है कि हम लोग अपनी कंट्री के अंदर सारे ही अलग अलग रिलीजन और क्या कहते हैं, चाहे वो वीकर सेक्शन हो, इकोनॉमिकली वीकर या सोशली वीकर, उन सबको इक्वालिटी के साथ ट्रीट करेंगे, उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। स्पेशली जो ऐसे ग्रुप है जो कि सोशली डिसएडवांटेजेस ग्रुप है। तो इस चीज को फॉलो करने के लिए हमारे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी था। ये आपने लास्ट ईयर भी पढ़ा होगा। ये कुछ ऐसी गाइडलाइंस या प्रिंसिपल्स होते हैं जिससे हमारा देश जो है वो वेलफेयर गोल्स को अचीव कर पाए। वेलफेयर का मतलब होता है कि पूरे देश में जितने लोग रहते हैं उन सबका वेलफेयर, उन सबका अच्छा करना, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वो कौन से क्या कहते हैं सेक्शन को बिलोंग करते हैं, चाहे वो वीकर हो चाहे वो अपर हो।
तो हमें पता है कि ज्यादा डिसएडवांटेज लोग तो वही होंगे ना जो कि सोशली और क्या कहते हैं इकोनॉमिकली वीक होंगे। तो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज यही था कि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के गोल्स हैं ये तो हमें पता है, लेकिन अब इनको हम इम्प्लीमेंट करें कैसे। तो जो हमारे लीडर्स थे उन लोगों ने सबसे ज्यादा इसी के ऊपर ध्यान दिया, जो कि उनका चैलेंज भी था कि कैसे हम लोग ये सारे अलग अलग पॉलिसीज को क्या कहते हैं डेमोक्रेटिक पॉलिसीज और क्या कहते हैं गोल्स वेलफेयर गोल्स को अचीव करें और कैसे इंप्लीमेंट करें कि वो इफेक्टिव हो, जिससे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी हो। इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर सोशली वीकर सेक्शन एंड इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी मीन्स कि पॉवर्टी को खत्म करना, अपरूट कर देना अपने कंट्री के अंदर से। तो सी पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन। जैसे ही पार्टीशन हुआ तो हमें क्या देखने को मिला, क्या डिस्प्लेसमेंट हुई, कैसे लोगों को इधर उधर घूम के जाना पड़ा, अपना जो जहां वो रहते थे उसको लीव करना पड़ा और दूसरे कंट्री में माइग्रेट होना पड़ा। रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है जहां पे वो रहते थे उस जगह को छोड़ के कहीं और जाना। 14-15 अगस्त 1947 को एक नहीं बल्कि दो नेशन का फॉर्म हुआ था, दो नेशन फॉर्म हुए थे जो कि थे इंडिया एंड पाकिस्तान। इसका रिजल्ट क्यों हुआ था, क्योंकि पार्टीशन के आफ्टर पार्टीशन हमारे जो ब्रिटिश इंडिया था उसका पार्टीशन हुआ, तो दो नेशंस का फॉर्म हुआ जो कि था इंडिया एंड पाकिस्तान। अकॉर्डिंग टू द टू नेशन थ्योरी, टू नेशन थ्योरी एक थ्योरी थी जो कि हमारे मुस्लिम लीग ने दी थी, जो कि एक कांग्रेस की तरह ही एक क्या थी, पार्टी थी। उन्होंने क्या बोला कि क्योंकि इंडिया जो है, जो हमारा ब्रिटिश इंडिया है, वहां पे एक नहीं बल्कि दो अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं जो कि मेजोरिटी में है, जो थे हिंदू एंड मुस्लिम। तो उन्होंने डिमांड करी कि सिर्फ एक आफ्टर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिशर सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि इस पर्टिकुलर प्लेस का, इस पर्टिकुलर एरिया में के अंदर से दो कंट्रीज निकलेंगी जो कि है इंडिया एंड पाकिस्तान। स्टार्टिंग में तो जो कांग्रेस के लोग थे उन्होंने इस टू नेशन थ्योरी को बिल्कुल से नकार दिया, उन्होंने मना कर दिया कि हमें जरूरत नहीं है दो नेशंस की, हम एक ही नेशन बनाएंगे जो कि है इंडिया, जहां पर हिंदू एंड मुस्लिम दोनों ही मेजर कम्युनिटीज के लोग और बाकी भी जो बचे हुए लोग हैं जैसे कि क्रिश्चियन मुस्लिम, जिस क्रिश्चियन मुस्लिम सिख्स हिंदू ये सब मिलके क्या करेंगे, साथ में मिलके अच्छे से रहेंगे। लेकिन क्या हुआ, इन्होंने जो कांग्रेस लोग थे उन्होंने सीधा सीधा टू नेशन थ्योरी को क्या कर दिया, अपोज कर दिया और डिमांड फॉर पाकिस्तान को भी अपोज किया। लेकिन 1940s में हमें देखने को मिला कि कैसे कंपटीशन अमंग द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग बढ़ता गया, और जो हमारे ब्रिटिशर्स थे उन लोगों ने भी कैसे बहुत सारे अलग अलग डिसीजन पास करे, जिससे कि फाइनली क्या डिसाइड हुआ कि टू नेशंस विल बी फॉर्म, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान। प्रोसेस ऑफ पार्टीशन, पार्टीशन के अंदर का प्रोसेस जो था वो बहुत ही लेंथी था, बहुत ही डिफिकल्ट था, ये तो हमको पता ही है। अब इसी प्रोसेस को हमने बहुत डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहला प्रोसेस का पार्ट तो यही है कि जैसे इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ दो नेशंस को डिक्लेयर किया गया टू नेशन थ्योरी के अंडर, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान। और ये डिवीजन किसके बेसिस पे किया गया था, प्रिंसिपल ऑफ रिलीजन, रिलीजियस मेजोरिटी, मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस मेजोरिटी इस किसी भी पर्टिकुलर एरिया में अगर ज्यादा लोग हिंदू हैं तो वो इंडिया में पर्टिकुलर एरिया को हिंदू क्या कहते हैं अपने इंडिया के अंदर हम लोग एकोमोडेट कर लेंगे, इंडिया के अंदर ले आएंगे। और कोई पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे बहुत ज्यादा मुस्लिम रहते हैं तो हम उसको किसको दे देंगे, पाकिस्तान को दे देंगे। ऑन दिस बेसिस आर पार्टीशन वॉज डन। अब इस पार्टीशन के प्रोसेस को हम लोग अच्छे से समझते हैं इन डी। फर्स्ट सबसे पहली चीज, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर वाज नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज इन ब्रिटिश इंडिया। जो हमारा ब्रिटिश इंडिया था वहां पर हमें देखने को मिलता है, अगर मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड की तरफ लेके जाऊं तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर ये पूरे उसके अंदर जो भी आपका ग्रीन कलर का पार्ट है वो आपका पाकिस्तान का पार्ट है, और जो आपका ऑरेंज कलर का पार्ट है वो इंडिया का पार्ट है। जो ये आपका पाकिस्तान था उसके अंदर ऐसे हमारे जो ब्रिटिश इंडिया था उसमें दो एरियाज थे जहां पे मुस्लिम लोग बहुत ज्यादा मेजोरिटी में थे। एक था ये पर्टिकुलर पार्ट और एक था ये। आप लोग देख सकते हो कि ये दोनों आपस में से कितने दूर हैं। इन दोनों को ज्वाइन करके एक नेशन बनाना तो बहुत मुश्किल था, और अगर आप इन दोनों को ज्वाइन कर देते और इतना सारा पार्ट पाकिस्तान को दे देते तो इसके बीच में जो ये इंडिया का पार्ट था यहाँ पे तो कितने सारे क्या कहते हिंदूज रहते थे, और वो लोग तो क्या कहते हैं पाकिस्तान के साथ जुड़ना नहीं चाहते थे। इसलिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया था कि हम करें क्या, इस दो नेशन को ज्वाइन हम लोग कर नहीं सकते एज पाकिस्तान, और बीच में क्योंकि इतना बड़ा पार्ट आता है, और क्या कहते हैं इन दोनों को हम लोग इंडिया में इनकॉर्पोरेट, इस पर्टिकुलर एरिया को इंडिया में इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते थे क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम बहुत ज्यादा थे। इसलिए फाइनली क्या डिसाइड होता है कि ये दो जो एरियाज हैं इसको एज वन नेशन मानेंगे, और इसको हम लोगों ने क्या बना दिया, पाकिस्तान। इस एरिया को हमने वेस्ट पाकिस्तान बोला, इस एरिया को ईस्ट पाकिस्तान। अब इस ईस्ट पाकिस्तान को हम लोग ईस्ट पाकिस्तान नहीं बल्कि बांग्लादेश के नेम से जानते हैं।
सो सी, अब हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। देयर वाज टू एरियाज ऑफ कंसंट्रेशन, वन इन द वेस्ट एंड अदर इन द ईस्ट। आपको पता है वेस्ट में पाकिस्तान और ईस्ट में हमारा बांग्लादेश, जो अब पर्टिकुलरली बांग्लादेश बन गया, पहले वो पाकिस्तान था। देयर वाज नो वे टू जॉइन दीज टू पार्ट्स। कोई भी ऐसा तरीका नहीं था कि इन दोनों जगह को हम ज्वाइन कर सके। तो इसलिए फाइनली क्या डिसाइड हुआ कि जो न्यू पाकिस्तान नेशन बनने वाला है वो दो टेरिटरीज को मिला के बनेगा, जो कि हमारी क्या होंगी, ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान। और उसके बीच में वो दोनों सेपरेट कैसे होंगी, एक बहुत सी बड़ी इंडियन टेरिटरी आएगी। आई होप कि आपको क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट क्या था कि जो सारे मुस्लिम लोग थे, वो चाहे वो मेजोरिटी एरिया में थे, लेकिन सारी मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज जो थे वो नहीं चाहते थे कि वो पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट हो जाए। वो चाहते थे कि वो इंडिया में ही रहें। जैसे कि खान अब्दुल गफर खान जो थे, वो एक बहुत लीडर थे आपके नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के, जिनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने टू नेशन थ्योरी को एकदम अपोज किया। वो नहीं चाहते थे कि दो नेशन फॉर्म हो, वो चाहते थे कि हिंदू एंड मुस्लिम एक ही नेशन में रहे एज इंडिया। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जो कि जहां पे मेजोरिटी थी मुस्लिम की, लेकिन वो फिर भी नहीं चाहते थे कि वो क्या हो, पाकिस्तान के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाए। तो ऐसे लोगों के लिए भी ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, या एक बहुत बड़ा प्रोसेस था कि क्या कहते हैं, ऐसी एरियाज को हम कैसे डिसाइड करें कि ये इंडिया में रहेंगी या ये पाकिस्तान में रहेंगी। अब अगला पॉइंट ये है कि जो हमारी मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस थी इंडिया के अंदर, ब्रिटिश इंडिया के अंदर, वो थी पंजाब एंड बंगाल। इन दोनों को बाइफरकेट करना, इन दोनों का पार्टीशन करना तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टास्क था ही। क्यों? क्योंकि पंजाब और बंगाल ये दोनों ही नेशंस, जो ये दोनों ही स्टेट्स थी, यहाँ पर मुस्लिम्स एज वेल एज हिंदूज दोनों ही रहते थे। मेजोरिटी मुस्लिम्स थे, लेकिन नॉन हिंदू भी कम नहीं थे, वो भी एक लार्ज नंबर में प्रेजेंट थे। तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया था कि इन पर्टिकुलर स्टेट्स का डिवीजन आखिर करें कैसे। तो ये फाइनली डिसाइड हुआ कि इनका कैसे करेंगे। इट मेंट दैट लार्ज नंबर ऑफ द पीपल डिड नॉट नो द अच्छा, इसका मतलब ये था कि इस टाइम पे, इस दिन में, क्योंकि ये बहुत प्रॉब्लम था इन दोनों में, तो यहाँ पे रहने वाले लोगों को बिल्कुल पता ही नहीं था कि वो इंडिया में है या पाकिस्तान में है। वो लोग तो बहुत कंफ्यूज हो गए थे। तो फाइनली ये डिसाइड हुआ कि these two provinces will be bifurcated according to the religious majority at the district or even at the lower level। यहाँ पे ओवरऑल स्टेट में कौन मेजोरिटी में ये नहीं देखा गया, वहां पे छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट, लोअर लेवल विलेजेस में जा जाके देखा गया कि इस विलेज में मेजोरिटी लोग कौन है, हिंदू है तो ये इंडिया का पार्ट है। इस वाले पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में कौन है, हिंदू है तो ये इंडिया का। अगर इसमें पर्टिकुलर मुस्लिम्स है तो ये किसका पार्ट है, पाकिस्तान का पार्ट है। ये दोनों स्टेट्स का पार्टीशन करने में सबसे ज्यादा ट्रॉमा फेस किया, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा वायलेंस हुआ। जो फोर्थ हमारा क्या कहते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वो ये था कि जो पार्टीशन था इस केस में बॉर्डर के दोनों तरफ, इंडिया में भी और पाकिस्तान में, माइनॉरिटीज बहुत सारे प्रेजेंट थे। ठीक है, सबसे ज्यादा हिंदूज और सिख्स थे, जिनको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, वो पाकिस्तान में है क्या है। उन लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, क्योंकि वो क्या हो गए, ट्रैप हो गए। एक तो वो लोग कंफ्यूज थे कि हम लोग इंडिया में जाएं या पाकिस्तान में जाएं, और दूसरा ये था कि जहां पे भी वो रहते थे, अगर वो जो हमारे हिंदूज पाकिस्तान में थे या फिर जो हमारे मुस्लिम्स इंडिया में थे, वो लोगों को एलिनेशन की फीलिंग आने लगे। उन्हें लगा कि हम लोगों के पास, हम लोगों को तो डिजायर नहीं करता, हमारी तो यहाँ पे कोई सुन ही नहीं रही। इसलिए उन्होंने कहीं ना कहीं क्या कहते हैं माइग्रेट करना सही समझा, लेकिन वॉयलेंस का भी उनको बहुत ज्यादा क्या करना पड़ा, फेस करना पड़ा। यहाँ पे बहुत ज्यादा वॉयलेंस हुआ इन सब एरिया में। आप लोगों को पता होगा, जैसे पीछे देख भी पा रहे हैं कि कैसे लोग लड़ रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा लड़ाई वगैरह देखने को मिली जब हम लोग इन सब एरिया की बात करते हैं। अगर हम आगे देखें तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आ रहा है वो ये है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन। कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब होता है आफ्टर इफेक्ट्स, मतलब पार्टीशन के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी इंडिया को। अभी तक तो हमने जो भी पढ़ा वही था कि प्रोसेस जो था पार्टीशन, हमने उसके बारे में पढ़ा, हम लोगों ने चैलेंजेस देखे कि इंडिया को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, लेकिन हमने ये नहीं समझा कि पार्टीशन के बाद कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स जो कि इंडिया को या फिर पाकिस्तान को फेस करनी पड़ी आफ्टर दिस पार्टीशन। तो इसको समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जिसे हम लोग बहुत आराम से समझेंगे। ये सारी आपकी अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम। सबसे पहला क्या है, देयर वर किलिंग एंड on both the sides of the border in the name of religion, people of the community were ruthlessly killed and maimed people of the another community। इसका मतलब है कि दोनों ही जगहों पे, मतलब इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी, कम्युनिटी के नेम पे बहुत सारे लोगों को मारा गया, किलिंग करी गई, मास किलिंग हुई। जो भी हिंदू जो कि पाकिस्तान बाउंड्री के अंदर आते थे, मतलब इंडिया, जो हमारे हिंदू लोग थे जो कि पाकिस्तान की इस एरिया में आते थे, उन लोगों को क्या कर दिया गया, उनको मारा गया वहां पर। और जो इंडिया के अंदर जो कि मुस्लिम लोग थे, उन लोगों को हिंदूज ने मारा इन द नेम ऑफ रिलीजन, कि आप किसी और कम्युनिटी को बिलोंग करते हो तो इसलिए हम आपको मार दें।
आगे क्या देखने को मिला, फोर्स टू अबैंडन देयर होम्स एंड मूव टू द अक्रॉस द बॉर्डर्स, पीपल वेंट थ्रू इमेंस सफरिंग, माइनॉरिटीज ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द बॉर्डर फ्लीड देयर होम्स एंड ऑफन सिक्योर्ड टेम्परेरी शेल्टर इन रिफ्यूजी कैंप्स। इसका मतलब ये है दोनों ही कंट्रीज के अंदर आप देखोगे कि बहुत सारे क्या कहते हैं माइनॉरिटी भी थे। जैसे यहाँ पे जो इंडिया का क्या केस था, वहां पे बहुत सारे मुस्लिम्स रहते थे। जो एरिया इंडिया के पास आया वहां बहुत सारे मुस्लिम्स रहते थे। जो एरिया हमारा पाकिस्तान के पास गया वो क्या कहते हैं वहां पे बहुत सारे हिंदूज रहते थे और वो लोग वहां पे माइनॉरिटी थे। अब वहां पे उन लोगों को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी कि क्या उनको वहां से भागना पड़ा, वहां से डिस्प्लेस होना पड़ा, क्योंकि वहां पे वॉयलेशन बहुत ज्यादा हो रहा था, वॉयलेंस बहुत ज्यादा था। तो उन लोग ये जो माइनॉरिटीज जो दोनों ही तरफ से लोगों को फ्लीड होना पड़ा, भागना पड़ा अपने घर वगैरह को छोड़ के, अपने परमानेंट होम को छोड़ के। ये लोग क्या किस में रहने लग गए, टेम्परेरी शेल्टर्स में रहने लग गए। कहाँ, टेम्परेरी शेल्टर, जो कि कहाँ पे था, ये रिफ्यूजीज कैंप बहुत सारे बने थे एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। इन लोगों को वहां पे शेल्टर्स के अंदर रहना पड़ा, छोटी छोटी कैंप्स में रहना पड़ा। ठीक है, मुस्लिम वुड अवॉइड गेटिंग इनटू द एरिया वेयर मेनली हिंदूज और सिख्स लिव्ड। सिमिलरली द हिंदूज एंड सिख्स स्टेड अवे फ्रॉम द एरियाज ऑफ मुस्लिम प्रीडोमिनेंस। आफ्टर पार्टीशन हमें देखने को मिला कि जो मुस्लिम लोग थे जो कि इंडिया में रहने आए, उन लोगों को अच्छा नहीं लगता था कि वो ऐसी जगह रहे जहाँ पे हिंदू या मुस्लिम लोग क्या है मेजोरिटी में। और सेम चीज हमने देखी कि जो हिंदू लोग वहां पे अपने पाकिस्तान में रहने लगे, वहां पे क्या हुआ, जो पाकिस्तान में जाके रहने लगे वो लोग ऐसी जगहों पे रहना नहीं चाहते थे जहां पे मुस्लिम लोग क्या हो, डोमिनेंट हो। जो हमारे क्या कहते हैं पीपल थे, दे हैव टू ट्रेवल टू द अदर साइड ऑफ द न्यू बॉर्डर by all sorts of means, often by foot. Even during the journey they were often attacked and killed or raped. इसका मतलब ये है क्योंकि उन लोगों को माइग्रेट करना था, माइग्रेट करने के लिए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को अडॉप्ट करना था, तो बहुत लोगों को तो ट्रांसपोर्टेशन का कोई साधन ही नहीं मिला, कोई ट्रेन वगैरह बस वगैरह मिली ही नहीं। जो क्योंकि हमारी जितनी भी ट्रेन थी वो इतनी ज्यादा ओवर क्राउड हो गई थी, इस वजह से उन लोगों को बाय फुट चल चल के जाना पड़ा। और जब वो चल चल के जाते थे तो उन्हें क्या देखने को मिला कि इस जर्नी के अंदर उन लोगों के ऊपर अटैक किए जाते थे, अलग दूसरे कम्युनिटी के लोगों के द्वारा उन लोगों को किल किया जाता था, और स्पेशली वुमेन का क्या किया जाता था, रेप किया जाता था। 80 lakhs people had to migrate across the new borders. ऑलमोस्ट 80 लाख 80 लाख लोग थे जिन लोगों को माइग्रेशन किया, जिन्होंने माइग्रेट किया इस कंट्री से उस कंट्री में। और इसके अंदर बिटवीन 5 to 10 लाख पीपल वर किल्ड। और इस 80 लाख में से 5 to 10 लाख पीपल जो थे वो पार्टीशन के टाइम पे क्या हो गया, उन लोगों की डेथ हो गई, वो लोगों को मार दिया गया इन द नेम ऑफ वायलेंस। Thousands of women were abandoned on both the sides of the border. They were made to convert to the religion of the conductor, and they were forced to into the marriage. इसका मतलब ये है कि वुमेन के ऊपर बहुत ज्यादा वायलेशन हुआ। वुमेन को जिस भी कंट्री में वो रहती थी वहां फोर्स किया गया कि आप पर्टिकुलर कम्युनिटी को के लोगों से मैरिज करो, या फिर आप यहाँ पे क्या कहते हैं अपना रिलीजन को कन्वर्ट कर लो। तो आप देख सकते हैं कि जो वुमेन थी वो तो सबसे ज्यादा ही क्या कहते हैं परेशान रही इन द प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। इन मेनी एरियाज, इन मेनी केसेस वुमेन वर किल्ड बाय देयर ओन फैमिलीज। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि रेप के केसेस इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि जो फैमिलीज थे उनको लगा कि हम अपनी जो घर की फीमेल लोग हैं उनको खुद ही मार देते हैं, जिससे कि हमारा फैमिली का ऑनर बढ़ जाएगा। माना जाता था कि रेप की वजह से क्या होगा, फैमिली की जो डिग्निटी है वो जाएगी। तो अपनी डिग्निटी को सेव करने के लिए क्या कहते हैं अपने कोशिश करने के लिए कि वुमेन के साथ क्या कहते हैं रेप वगैरह ना हो, बहुत सारी फैमिलीज ने अपने ऑनर को सेव करने के लिए अपने वुमेन को खुद ही मार दिया। मेनी चिल्ड्रन वर सेपरेटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स। बहुत सारे बच्चे जो थे इन द प्रोसेस ऑफ पार्टीशन वो अपनी फैमिली से सेपरेट हो गए। दोज हु डाइड मैनेज टू क्रॉस द बॉर्डर फाउंड दैट दे हैड नो होम। जो लोग बच बचा के बॉर्डर के उस पार पहुंच गए या बॉर्डर के इस पार आ गए, क्या कहते हैं वो आ तो गए, लेकिन उन्हें क्या रियलाइज हुआ कि उन लोगों के पास सब कोई घर रहने के लिए है ही नहीं। और हमें पता है कि वो लोग कहाँ रहे, रिफ्यूजी कैंप्स में रहे। द पार्टीशन हैड क्रिएटेड सीवियर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज, हिंदू एंड मुस्लिम। और इस पूरे पार्टीशन के प्रोसेस में हम लोगों ने देखा कि क्या हुआ, हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में बहुत ज्यादा सिवियर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला, मास किलिंग देखने को मिली। तो ये जो कुछ हमने पॉइंट्स पढ़े ये क्या है, आपके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, ये सारी चीजें हैं आफ्टर मैथ से। मतलब ये सब हमें देखने को मिला जब इंडिया का पार्टीशन हो गया था। पार्टीशन के बाद ये सारी चीजें देखने को मिली थी कहाँ पे, इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही जगहों पर।